चलिए दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी साथी बिल्कुल बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स के एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या आप कह सकते हैं एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। शाम के 7 बजे आपको डेली लर्निंग डे पर ये वीडियो अवेलेबल होती है, वन शॉट वन वीडियो, जिसमें हम एक 5 से 10 मिनट के वीडियो में आपके लिए उस टॉपिक का पूरा सोल्यूशन हम लेकर के आते हैं। इसी सीक्वेंस में आज शाम के 7 बजे आपको मिलने वाला है फिजिक्स का जो एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आप कह सकते हैं, कैलिपर का नियम। क्या आप कहते हो? आप जिसको कैलिपर का नियम कहते हो, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि हम इसको कैसे याद करें। कैलिपर का जो नियम होता है वो केपलर का जो नियम होता है वो केपलर का नियम किस तरीके से याद हो पाएगा, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कि आखिर केपलर का नियम हमें याद कैसे होगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने वाले हैं कि भाई आपको केपलर का नियम याद भी हो जाएगा और आज के बाद आप कभी भी एग्जाम देने बैठोगे तो केपलर के नियम से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होने वाली है। आपके एग्जाम में जो केपलर साहब का नियम आता है वो लगभग 5 नंबर में पूछा जाता है और आप ये सोचिए कि अगर 5 नंबर आपका इस 5 से 10 मिनट के वीडियो में क्लियर हो जाए तो क्या कोई दिक्कत है? आपको नहीं सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं आगे स्टार्ट करूंगा, उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर, वीडियो को लाइक जरूर करें और डेली शाम को 7 बजे हमारे साथ इस सीरीज की वीडियो देखने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम जरूर लिख दीजिए। बाकी अगर आप बैच से जुड़ना चाहते हो, बैच में जुड़ करके कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे विजय बैच से जुड़ सकते हो। फीस सिर्फ 199 रुपए है। आपको ये सारे सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी। आप इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको ये बैच हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। अब आइए काम की बात कर लेते हैं और दोस्तों काम की बात यह है कि जो केपलर का नियम है वह आखिर है क्या। तो आप सभी को पता होगा कि जो केपलर का नियम है वह केपलर साहब ने कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए। कभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि केपलर ने कितने नियम दिए, तो आपको यह याद रखना है कि केपलर ने 3 नियम दिए। इनके नियम किससे रिलेटेड थे? तो आप कहोगे ग्रही चाल या ग्रहों से संबंधित था। आपसे पूछेगा ग्रही चाल से या ग्रहों से संबंधित था। ग्रह को बोलते हैं हम ग्रह से रिलेटेड केपलर का नियम। इस नियम को हम बोलेंगे कि केपलर साहब का ग्रह संबंधित नियम। इन्होंने 3 नियम दिए, उसमें से जो सबसे पहला नियम आ जाता है वह यह नियम कहता है कि जो जितने भी ग्रह हैं वो सभी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं और सूर्य उनके मुख्य फोकस पर होता है। ये क्या है? आपका ये सूर्य हो गया और इसके चारों तरफ जो ये पथ मैंने बनाया है, ये पथ क्या है? तो आप कहोगे सर ये पथ है आपका ग्रह, इसमें आपके गति करते हुए नजर आएंगे। और फिर से मैं रिपीट करता हूं कि जितने भी ग्रह हैं वो सारे के सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार इलिप्स टाइप की आकृति में गति करते रहते हैं और सूर्य उनके मुख्य फोकस पर स्थित होता है ना? बिल्कुल सिंपल। क्या जितने भी ग्रह हैं वो सभी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करते रहते हैं, सूर्य उनके मुख्य फोकस पर स्थित होता है। दूसरा जो इनका रूल है, अभी पहले रूल को क्या कहते हैं, दूसरे रूल को क्या कहते हैं, तीसरे रूल को क्या कहते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। बस धीरे धीरे आपके दिमाग में सारी की सारी चीजें मैं आपके बैठा दूंगा। जो ये फर्स्ट लॉ है जिसमें ये उन्होंने ये बताया कि सूर्य मुख्य फोकस पर है और ग्रह उनके चारों तरफ एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति कर रहे हैं। दोस्तों इस नियम को उन्होंने कक्षाओं का नियम कहा। क्या कहा? कक्षाओं का नियम कहा। ये क्यों कहा? क्योंकि इसमें इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतना बताया था कि जो सूर्य है उस सूर्य के चारों ओर ग्रह होते हैं, इसीलिए इनको कक्षाओं का नियम कहा। फिर इनका जो दूसरा नियम था वो बहुत इंपॉर्टेंट है और तीसरा नियम तो आप समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन थर्ड लॉ बनता है, लेकिन थर्ड लॉ तक जाने के लिए आपको सेकंड लॉ समझना पड़ेगा। सेकंड लॉ क्या कहता है इनका? सेकंड लॉ को हम क्षेत्रीय चाल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं हम? क्षेत्रीय चाल का नियम। क्यों कहते हैं अभी मैं समझाने वाला हूं आपको। क्षेत्रीय चाल का नियम। अब इस नियम में इन्होंने कहा मान लो यहां पर कोई एक ग्रह है, ये किसी ग्रह का पथ है, यहां पर क्या है? ये हो गया आपका सूर्य। अब सेकंड लॉ में बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूं। सेकंड लॉ में इन्होंने ये बोला कि जितने भी ग्रह हैं
मान लो एक टाइम है t इज इक्वल टू, मैंने मान लिया कि 5 सेकंड। दोस्तों t इज इक्वल टू 5 सेकंड में अगर यह ग्रह यहां से यहां आ गया, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आ गया, तो इन दोनों के बीच का जो एरिया होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा, वही क्षेत्रफल सेम ग्रह अगर यहां पर रहेगा, 5 सेकंड के बाद मान लो वो यहां पर पहुंचता है, इसको पॉइंट सी और इसको पॉइंट डी मान लेते हैं, तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्रफल बनेगा, ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल दोनों बराबर होगा। फिर से समझो, इन्होंने ये कहा क्षेत्रीय चाल के नियम में कि किसी भी ग्रह के द्वारा जो सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घवृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, उसके द्वारा समान समय में तय किए गए पथ द्वारा निर्मित क्षेत्रफल समान रहता है। जैसे मैंने माना कि एक कोई ग्रह है, यह पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है और 5 सेकंड के बाद पॉइंट बी पर पहुंचता है, तो इसके बीच का जो ये एरिया हो रहा है, उतना ही एरिया यह ग्रह 5 सेकंड में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब मूव करेगा, तो उसका जो एरिया होगा वो दोनों क्षेत्रफल बराबर होंगे। फिर से मैं इनके नियम को रिपीट करता हूं कि किसी भी ग्रह के द्वारा समान समय में तय किया गया क्षेत्रफल समान होता है। क्लियर? तीसरा नियम, दो नियम आपको मैंने बता दिए। पहला कक्षीय चाल का नियम कि सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करते हैं, सूर्य उनके मुख्य फोकस पर होता है। दूसरा नियम क्षेत्रीय चाल का नियम, मतलब क्षेत्रफल समान होता है, किसी भी ग्रह के द्वारा तय किए गए पथ से बना क्षेत्रफल समान रहेगा। जो इनका तीसरा नियम होता है, उस तीसरे नियम को दोस्तों हम कहते हैं परिक्रमण काल का नियम। परिक्रमण काल का नियम। अब इस नियम को याद करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा समझ लो, एक फार्मूला मैं लिख देता हूं, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। बस अगर आपको ये याद है ये फार्मूला टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब, तब आप केपलर का तीसरा नियम जो आपके एग्जाम में भर भर के पूछता है, आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? थोड़ा सा आप अपना दिमाग खोलो और आप मेरे को बताओ टी हम किस चीज से टी को रिप्रेजेंट करते हैं। आप कहोगे सर यहां पर t इज इक्वल टू 5 सेकंड मैंने लिखा, मतलब t कहीं ना कहीं समय को दर्शा रहा है, तो मतलब यहां पर जो t है वो क्या है? समय है। तो इसे t को हम क्या मान लेंगे? समय काल मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम? t को समय काल मान लेंगे, और इस r को हम क्या मान लेंगे? उसकी परिक्रमण की त्रिज्या मान लेंगे, या सिंपल लैंग्वेज में मैं आपके लिए इसको त्रिज्या ही लिख देता हूं। हालांकि टेक्निकल लैंग्वेज इसकी दूसरी होगी, बट अभी समझने के लिए आपको इसको सिर्फ और सिर्फ समय काल या समय और त्रिज्या आपको समझ के चलना है। अब इनका जो तीसरा नियम होता है वह यह कहता है कि किसी भी ग्रह के द्वारा जो टाइम लगेगा, जो परिक्रमण काल होगा, परिक्रमण काल हम इसको टी से निरूपित करेंगे, या मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समय बता दिया, बट आप उसको टेक्निकल टर्म जो है उसका आप उसको परिक्रमण काल कहेंगे। क्या है? फिर से सुनना कि इनके नियम के अनुसार इन्होंने ये बताया कि किसी भी ग्रह का जो परिक्रमण काल का वर्ग है, मतलब जो टी का स्क्वायर है, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परिक्रमण त्रिज्या के, या फिर आप औसत दूरी भी इसको कह देते हो। सिंपल सी बात है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, या कहीं कहीं पर आपको आर क्यूब न मिलकर के टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब मिल जाता है। ए को आप त्रिज्या भी लिख सकते हो, ए को आप औसत दूरी भी लिख सकते हो। फिर से समझो कि किसी भी ग्रह के द्वारा परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह की सूर्य से औसत दूरी के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या अनुक्रमा अनुपाती होता है। जब ये अनुक्रमा अनुपाती का चिन्ह हटता है तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर क्यूब आ जाता है। हो गए आपके केपलर के 3 नियम, और अगर आपको ये केपलर के तीनों नियम याद हैं तो यकीन मानिए 5 नंबर आपकी मुट्ठी में आ गए। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, और दोस्तों को जरूर शेयर करें। हमारे साथ बैच में जुड़ने के लिए आप जुड़ सकते हैं। बाकी डेली यूट्यूब पर आपको शाम के 7 बजे ऐसी ही वीडियो मिलती रहेगी। एग्जाम के 10 दिन पहले हम आपको मास्टर क्लास और अल्फा क्लास देते हैं, जिसमें हम आपसे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको देते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेगी। बाकी बैच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लासेस स्टार्ट हो गई है हर फ्राइडे, सैटरडे, संडे।
बैच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास चलती है। तो जो बच्चे बैच में जुड़े हैं वो वहां पर देख सकते हैं, जो बच्चे नहीं जुड़े अगर उनको तैयारी करनी है तो जुड़ सकते हैं। नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।